ठीक है, तो हमने इसके पहले तक खत्म कर लिया था। अब हमें पार्ट 3 शुरू करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्ट 3 में है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमिटीज, पार्लियामेंट कमिटीज जो हैं, और फोरम्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से ही। तो इसमें पहला टॉपिक होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल, प्रेसिडेंट डील करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, मतलब जो उनकी पावर से और उन सबसे डील करता है, आर्टिकल 52 टू 78। ठीक है, पार्ट फिफ्थ, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फिफ्थ। ठीक, तो इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट टॉप पर है। ठीक है, जो हमारे स्टेट के हेड है वो प्रेसिडेंट है, जो हमारे गवर्नमेंट के हेड है वो पीएम है। ठीक है, तो सारी पावर प्रेसिडेंट में निहित है, सारी पावर प्रेसिडेंट में है। जिसको कौन करता है, जिसको एंजॉय करता है, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं पीएम। पीएम क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो इनडायरेक्टली पीएम ही सारा सब कुछ देखते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहने को है, पीएम ही सारा कुछ देखते हैं, लेकिन ये सारी पावर्स किसकी हैं, प्रेसिडेंट की हैं। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव के हेड है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, ये लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे यहाँ, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की कोई ऐसी खास पावर नहीं है, ये बस राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन है। और अगर प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट एब्सेंट है, अपने ऑफिस में नहीं है, देश के बाहर है कहीं, तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट का काम करते हैं। ठीक है, President is the head of Indian state and he is first citizen of India and act as a symbol of unity, integrity and solidarity. ठीक है, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडरिटी। और क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, तो हम इसलिए रिपब्लिक कहलाते हैं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट इलेक्टेड ना होते तो हम रिपब्लिक नहीं कहलाते। ठीक है, जैसे यूके के केस में देखते हैं, मतलब सक्सेशन में होता है कि जो किंग या क्वीन है उसके जो बेटे बेटी हैं वो लोग बनते हैं, वहाँ के जो हेड हैं स्टेट के। ठीक है, तो वहाँ रिपब्लिक नहीं है, रिपब्लिक इंडिया में है। या फिर यूएस में है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो लोगों द्वारा नहीं, मतलब प्रेसिडेंट हमारे यहाँ लोगों द्वारा नहीं इलेक्ट होते हैं, जो जिनको लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनसे इलेक्ट होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड जिनको कहते हो। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। जो भी इलेक्टेड एमएलए होते हैं, ठीक है, एमएलए जो मेंबर ऑफ असेंबली हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट में, और उन यूटीज में, यूटीज में जहाँ पर असेंबली है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी, पुदुचेरी में असेंबलीज हैं, तो वहाँ जो इलेक्टेड एमएलए हैं प्लस जितने सारे अपने स्टेट हैं वहाँ पर जो एमएलए हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो और प्लस जो दोनों हाउस हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके मेंबर। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ये लोग, तो मतलब मिला के 3 यूनिटीज हैं जो पूरा इलेक्ट करती हैं। इसमें यही बताया गया है कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, नॉट डायरेक्टली बाय पीपल, बट बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, सॉरी, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ कौन सा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं उसमें इलेक्टेड मेंबर्स, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, नॉमिनेटेड मेंबर हाउस में, वो लोग नहीं इलेक्ट करते हैं, वो लोग वोट नहीं दे सकते इसमें। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, वो इलेक्शन मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो स्टेट जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, सिर्फ एमएलए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वही उसी के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें भी जो पहले, अभी तो नहीं है, पहले एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे ना, ये जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो लोग भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, thus nominated members of both the houses of parliament and the nominated members of the state legislative assemblies, the members of both elected and nominated of state legislative council in case of bicameral legislature, and nominated members of legislative assemblies of Delhi and Puducherry do not participate in election of president। ठीक है, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता, चाहे वो मतलब पार्लियामेंट की बात हो
चाहे वो स्टेट असेंबलीज की बात हो, ठीक है, उसमें से कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और प्लस लोग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई भी मेंबर उसका, कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का, किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर जो है वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। फिर क्या, वेयर एन असेंबली इज डिसॉल्व द मेंबर ceases to be qualified to vote in presidential election even if fresh election to dissolve assembly are not held before the प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर कहीं हाउस कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली, मान लो कि इलेक्शन होने वाला है और एक कोई प्रदेश है, मान लो बिहार है, ठीक है। तो अगर बिहार की असेंबली डिसॉल्व है, ठीक है, इलेक्शन आने वाला है और मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है और बिहार की असेंबली डिसॉल्व है, तो इसके जो एमएलएज होंगे, ठीक है, यहाँ से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा उस इलेक्शन में, क्योंकि एमएलएज नहीं है, डिसॉल्व हो चुका है। जब कोई हाउस डिसॉल्व होता है तो उसके जो मेंबर्स होते हैं ना, उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जब सदस्यता खत्म हो गई, आप एमएलए नहीं है, तो आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो? तो वही चीज़ बता रहा है कि जब इलेक्शन होने वाला होगा और क्या कहते हैं, अगर कोई हाउस डिसॉल्व है तो वहाँ के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, वेयर एन असेंबली इज डिसॉल्व, अच्छा ये हो गया, ठीक है। फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एज वेल एज पैरिटी बिटवीन स्टेट एज अ होल एंड यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। To achieve this, number of votes with which each elected member of a legislative assembly of each state and parliament is entitled to cast at such election shall be determined in following manner। इसमें कह रहा है कि मतलब जो भी वोट होता है, मतलब सब जो एमपीज हैं और एमएलएज हैं, ठीक है, जो भी एमपीज हैं और एमएलएज हैं, इनकी वोट की वैल्यू होती है, ठीक है, इनकी वोट की वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू होती है। और वो वैल्यू एक तरीके से असाइन की जाती है कि इनमें पैरिटी रहे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए, ठीक है। जो एमएलएज, टोटल एमएलएज जो इंडिया भर में, पूरे भारत में, और जो टोटल एमपीज हैं, उनकी उनके वोट की जो टोटल वैल्यू होगी, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आए, इसलिए वो एक मेथड है, उससे ये उनकी उनके वोट को जो है वो मतलब वेटेज देते हैं, ठीक है। तो इसमें तरीका क्या है कि जितने भी किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, उनका वोट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, देखो, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, फिर अच्छा ये काउंट करने का तरीका है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000, ठीक है। मतलब उस स्टेट में जितनी उसकी पॉपुलेशन है और वहां पर जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सिर्फ इलेक्टेड जुड़ा है, सारे नहीं जुड़ा है, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको 1/1000 से गुणा दे दिया है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू आएगी, वो उस स्टेट के हर एमएलए की वैल्यू होगी, ठीक है, हम हर एमएलए के वोट की वैल्यू, सॉरी, ठीक है। तो अब इसमें जो आएगा वो एक्स वाई जेड, वो इस हर एमएलए की वोट की वैल्यू होगी। अब ये फॉर्मूला हर स्टेट के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, मतलब फॉर्मूला ये होगा, हर स्टेट के लिए ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि भाई पॉपुलेशन और वहाँ पे जो नंबर ऑफ एमएलए होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो सबकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट आएगी, किसी में एक्स वाई जेड, किसी में एबीसी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आएगा, अलग अलग आएगा। क्योंकि मान लो कि जैसे यूपी बिहार है, तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और एमएलए सब भी, चलो मान लिया कि कितने हैं, 400 हैं यूपी में, और वहाँ पे भी 200 250 कुछ होंगे बिहार में भी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो गोवा है, गोवा में शायद कितने होते हैं, 30 40 ऐसे कुछ एमएलए होंगे, ठीक है। अब गोवा की पॉपुलेशन उस हिसाब से कम है, तो उसका जो रेशियो आएगा, ठीक है, वो इनसे कम ही होगा, हो सकता है। फिर every elected member of either house of parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the member of legislative assemblies of state by total number of elected member of both house of parliament, ठीक है। इसमें कह रहा है एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एमपी की वोट की वैल्यू, जो भी सारे एमएलए की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जितने इंडिया भर में एमएलए होंगे, शायद 3000 4000 के आसपास हैं, ठीक है।
तो उन सारे एमएलएज के जो वोट की वैल्यू आएगी, जो अभी अपने काउंट किया था, ठीक है, उसको कितने डिवाइड करेंगे, जितने भी पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड बोला है, टोटल नहीं बोला है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स बोला है, क्योंकि इसमें नॉमिनेट वाले को हटाना है, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं है, इसमें नॉमिनेटेड वाले को नहीं काउंट किया गया है। तो नॉमिनेटेड वाले को नहीं काउंट किया गया है, सिर्फ इलेक्टेड को काउंट किया गया है। और यहाँ टोटल एमएलएज हैं, ठीक है, एमएलएज, एमएलएज का जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला से निकाला था वैल्यू, ठीक है, एमएलएज का डिवाइड करोगे एमपी से, ठीक है, तो पर एमपी की जो वोट, वो मतलब पर एमपी का जो वोट का वेटेज आएगा वो आएगा, ठीक है, मान लो कि कुछ भी आ गया, हाँ, 1 2 3 जैसे समझ लो, ठीक है, कुछ भी आ गया, ठीक है। तो अब ये इनकी वैल्यू है, और यहाँ पर एमएलए जो वैल्यू आई थी, ठीक है, स्टेट वाइज हर स्टेट में अलग अलग होगी, तो शायद यूपी की सबसे ज्यादा है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो स्टेट वाइज वो आएगी, और उसको फिर काउंट करोगे टोटल, फिर उस टोटल को डिवाइड करोगे एमपी से एमपी के पाने के लिए, ठीक है। अब जब वोट देंगे, जब एमएलए और क्या कहते हैं एमपी वोट देंगे, तो सबकी जो अपनी उनकी वैल्यू होगी ना, एमपी की कुछ वैल्यू होगी, एमएलए की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, किसी जिसको मिलेगा, वोट मिलेगा, ठीक है, उसको काउंट करके फिर बताओगे कि ठीक है ये इलेक्शन जीते हैं, ये इलेक्शन नहीं जीते हैं, या इन्होंने वो 50% कोटा पाया है। President's election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. The voting is by secret ballot. सीक्रेट बैलेट का मतलब आप बताते नहीं हो किसी को कि क्या आपने वोट दिया। एक वो मिलता है ऐसे, जो चार्ट होता है, चार्ट टाइप की मिलता है। हाँ, इसमें जितने भी कैंडिडेट होते हैं, मान लीजिए कि एक ही सीट है और 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो 4 कैंडिडेट, उनके उनका फोटो वोटो होगा, जो भी नाम था, ठीक है। अब जिसको वोट देना होता है वो इस पे नंबरिंग करता है, ठीक है, उसको दूसरा कैंडिडेट पसंद है तो यहाँ पहला कर दिया, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ऐसे करके उसने प्रेफरेंस अपने दे दी उस पे, ठीक है। तो अब ये सीक्रेट बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट मतलब उसको किसी को बताना नहीं कि उसने किसको क्या नंबरिंग दी है, ठीक है। अब सब अपना जो पैम्पलेट होगा वो जमा कर देंगे उसके बाद, इलेक्शन के बाद। अब इसमें काउंट होगा कि किसको नंबर 1 सबसे ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो अब जिसको मान लो कि कोई एक्स बंदा है, उसको अगर 50% मिल गया नंबर 1, ठीक है, तो वो इलेक्टेड माना जाएगा पहले बार में ही। अगर नहीं मिलता है किसी को भी, इनमें से किसी को भी 50% नहीं मिलता वोट, ठीक है, तो फिर से काउंटिंग होगी, और जिसको सबसे कम 1 मिला होगा उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, जिसको सबसे कम 1 मिला होगा उसको हटा देंगे, और उसके जो वोट होंगे वो सेकंड नंबर वाले में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, जिसको सेकंड प्रेफरेंस मिली होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेकंड प्रेफरेंस मिली होगी। फिर this system ensures that a successful candidate is returned by the absolute majority of votes. A candidate, in order to be declared elected to the office of president, must secure the fixed quota of votes. ठीक है, the quota of votes is determined by the dividing the total number of valid votes polled by the number of candidate to be elected. Hereby, one candidate is to be elected as president plus one, and adding the quotient. The formula can be expressed. अच्छा, इसमें कह रहा है कि एक कोटा सेट किया जाता है कि कितना वोट चाहिए, जो भी पर्सन जिसको भी एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट होना है उसको कितना कोटा वोट चाहिए, ठीक है। तो वो कोटा कैसे सेट करते हैं कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसके लिए एक टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, जितने भी वैलिड वोट पड़ेंगे, मतलब पड़े हैं, प्लस जितने नंबर सीट भरनी है, और उसके बाद +1, ठीक है। सीट एक ही है क्योंकि प्रेसिडेंट है, एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है, तो एक सीट है +1, ठीक है, यानी तो 2 हो गया। तो जो टोटल वैलिड वोट होंगे +2, मतलब अब डिवाइड बाय 2, तो और उसके बाद +1, ठीक है। तो ये करीब 50% +1 यानी 51% के आसपास आएगा, ठीक है। जो उसका 51% होगा करीब वही होगा ना, ठीक है। तो इसमें मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपको 51% वोट चाहिए जीतने के लिए, ठीक है, 50+1 यानी 50%। The quota of vote is determined by dividing the total number of valid votes polled by the number of candidate to be elected, क्योंकि यहाँ पे एक ही है तो एक ही होगा, +1 and adding 1 to the quotient. Formula can be अच्छा, ठीक है। Each member of electoral college is given only one बैलेट पेपर होता है, जिसमें वही बताया था कि उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके नाम पता वही जो भी होगा, उनकी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप किसको वोट देना चाहते हो, ठीक है। द वोटर वाइल कास्टिंग हिज वोट इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंस बाय मार्किंग 1 2 3 4, मतलब जितने कैंडिडेट हैं आप उस हिसाब से मार्किंग कर सकते हो,
4 हैं तो आप किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 करोगे, ठीक है, अगेंस्ट द नेम ऑफ कैंडिडेट। दिस मीन दैट वोटर कैन इंडिकेट एज मेनी एज प्रेफरेंस एज देयर आर कैंडिडेट्स इन फ्रेम, ठीक है, मतलब जितने हैं उतने आप मार्किंग कर सकते हो। इन द फर्स्ट फेज, द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड इन केस अ कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा इन दिस फेज, ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर पहली काउंटिंग होती है उसमें किसी को वो कोटा मिल गया 51% वाला, तो वो मान लिया जाएगा कि वो जीत गया है, ठीक है। अगर नहीं होता तो अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ वोट वाला सिस्टम होगा, ठीक है। तो जिसको सबसे कम प्रेफरेंस मिला होगा, जिसको सबसे कम पहला प्रेफरेंस मिला होगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसको मतलब उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस होगी वो उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये सेकंड प्रेफरेंस वोट्स आर ट्रांसफर टू द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट ऑफ द अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। मान लो कि ऐसे समझो, ये है, ठीक है, इसमें 4 हैं, ठीक है, 4 हैं। तो ये मान लो कि एक्स, वाई, जेड और ए, ठीक है, ऐसे। अब ये बंदा है एक्स वाई वाला, इसको सबसे कम मिला है, सबसे कम 1 मिला है फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो इसको इसका जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा ठीक है, इसको कैंसिल करके इसको जिसमें जिसमें सेकंड मिला होगा ना, वो उसके फर्स्ट वाले को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब मान लो कि इसमें ही ये इसको पहला मिला है, और इसको दूसरा मिला है, इसको तीसरा, इसको चौथा। हाँ, अब किसी और बैलेट में इसको मान लो कि वाई वाले को पहला मिला है, और इसको तीसरा मिला है, और इसको अ, दूसरा, और इसको चौथा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे जो जैसे वन वाला कैंसिल हो गया, तो इसका जो वोट होगा ना ये दूसरे वाले में यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ ऊपर वाला था। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि उसका जो जो जिसका वोट कैंसिल हो रहा है ना, जिस बैलेट में उसका वोट कैंसिल हो रहा है, मान लो कि इस बैलेट में कैंसिल हो रहा है, तो इसका जो सेकंड प्रेफरेंस पर होगा, इसमें जो भी सेकंड प्रेफरेंस पर होगा, ये वोट उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए कि क्योंकि मतलब ये माना जाता है कि मान लो कि जो सेकंड प्रेफरेंस पर बंदा है, अगर उसको मान लो कि ज़्यादा वोट मिल गए, तो हो सकता है वो पहले पे आ जाए, मतलब वो उसको टोटल नंबर जो भी वो कोटा है वो मिल जाए, ठीक है, तो वो विजेता हो जाएगा 50+1 यानी फिर 15% पे, ठीक है। नहीं, फिर अगर उसके बाद फिर यही होता है कि अब फिर काउंट करते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिली है। अब उसमें भी देखेंगे कि अगर फिर नहीं कोटा मिल रहा है, तो फिर जिसको सबसे कम पहली प्रेफरेंस मिली होगी उसको फिर हटाएंगे, फिर उसके वोट ट्रांसफर किए जाएंगे। इसलिए इसमें कहा गया ना कि मतलब इसमें जो ट्रांसफर ऑफ वोट होता है, ठीक है। अब ये तब तक ऐसा प्रोसेस चलती है जब तक कि किसी एक को 51% तक कोटा, मतलब कोई 51% कोटा ना अचीव कर ले। अब जब कोई अचीव कर लेगा तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें एक ही सीट है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, अगर एक सीट से ज़्यादा होता तो फिर दिक्कत होती, ठीक है, तब ज़्यादा कैंडिडेट होते। ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर रिक्वायर्ड इन टू द एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इंक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, हुज डिसीजन फाइनल। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कोई भी रिलेटेड कोई भी मतलब डाउट होगा या डिस्प्यूट होगा, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का उसमें जो भी जवाब होगा फाइनल होगा, ठीक है। Election of a person as president cannot be challenged on the ground that electoral college was incomplete, existence of any vacancy among members of electoral college. If the election of a person as president is declared void by Supreme Court, acts done by him before the date of such declaration of Supreme Court are not invalidated and continue to remain force, ठीक है। मतलब इसमें क्या रहा है, एक चीज़ है कि मान लो कि एमएलए हैं जो इलेक्टोरल कोलाज बनाते हैं, उसमें कौन सारे इलेक्टेड मेंबर्स है ना, एमपी, सारे इलेक्टेड एमपी और सारे इलेक्टेड एमएलए, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं चैलेंज कर सकता कि भाई यहाँ पर जो है जो इलेक्टोरल कोलाज था वो इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर डिसोल्यूशन हो गया, ये कुछ और हो गया, ठीक है। तो उस बेसिस पर नहीं चैलेंज कर सकते हो। दूसरा, अगर किसी बंदे का कोई भी मतलब कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, अब अभी वो इलेक्ट हुआ, और किसी ने डिस्प्यूट कर दिया कि इनका जो इलेक्शन है वो सही नहीं हुआ, सही तरीके से नहीं हुआ है, जो भी कोई रीज़न होगा, ठीक है, या इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई है, तो ये अब कुछ दिन तक तो ये प्रेसिडेंट रहेंगे ना, जब तक ये केस चलता रहेगा, ठीक है। अब ये केस चल रहा है, वो कुछ तब तक प्रेसिडेंट है और अपने काम करते रहेंगे, जो भी उनके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका निर्वाह करते रहेंगे। तो अब मान लो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, कहते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन गलत था, ये मतलब इलेक्टेड कैंडिडेट ये सही नहीं है, ठीक है, तो ये इलेक्शन रद्द किया जाता है।
तो अब इलेक्शन रद्द हो गया तो ये प्रेसिडेंट नहीं रहे, लेकिन ये प्रेसिडेंट होने के बाद और अपने मतलब प्रेसिडेंट होने के बाद और प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंसिल होने के बाद तक जो भी काम किए होंगे ना, वो वैलिड रहेगा, वो काम नहीं खत्म होगा, ठीक है, वो काम इनवैलिड नहीं माना जाएगा, वो काम वैलिड रहेगा, ठीक है। फिर some member of constituent assembly criticize the system of indirect election for president as undemocratic and propose idea of direct election। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके पीछे डिबेट हुई थी कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट, ठीक है। तो लेकिन तब भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन चुना, उसके कई रीजन है, ठीक है। रीजन क्या क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इन हार्मनी विद पार्लियामेंट्री, ठीक है, is in parliamentary system of government invested in constitution। Under this system, president is only a nominal executive and real powers are vested in the council of ministers headed by prime minister। It would have been anomalous to have president elected directly by the people and not give him any real power, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का है वो जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अनुकूल है। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, ठीक है, नॉमिनल हेड है और वो रियल हेड नहीं है, नॉमिनल हेड है, ठीक है। रियल हेड कौन है? पीएम है, और पीएम या कह सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। रियल हेड जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या पीएम कह लो, ठीक है। तो सारी पावर इनमें है और ये लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत होता है कि हम प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं और उनको कोई पावर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन का रास्ता चुना प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। फिर क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली एट एंड टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग ड्यू टू द वास्ट साइज ऑफ इलेक्टोरेट। दिस इज अनवारंटेड कीपिंग व्यू दैट ही इज ओनली सिंबलिक हेड। मतलब कह रहा है कि हमारे यहाँ क्योंकि देश बड़ा है भाई, देश बड़ा है तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है हमारा, ठीक है, देश बड़ा भी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन इनके लिए करवाएंगे प्रेसिडेंट के लिए तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। और वो भी उनके लिए कि वो सिर्फ नॉमिनल हेड है ना कि रियल हेड है, रियल हेड होते तो बात भी होती, ठीक है। Some members of constitution have suggested that president should be elected by the members of the two houses of parliament alone। The makers of constitution do not prefer this as parliament dominated by one political party would have environment। अच्छा, कुछ लोग चाहते थे कि मतलब प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट से ही इलेक्ट हो, ठीक, जो दोनों हाउस होते हैं लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, उन्हीं से इलेक्ट हो। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मान लो कि कोई एक पार्टी अगर पार्टी सत्ता में है बहुत दिन से, शुरू में तो हमने देखा था वन पार्टी रूल की तरह हो रहा था, राज्यसभा में वही है, लोकसभा में भी वही है और स्टेट में भी वही है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या होगी कि वो जिसको चाहेंगे प्रेसिडेंट बना देंगे, ठीक है, वो हालत हो जाएगी। ऑल्दो होता अभी वही है, लेकिन तब भी इनका वो था, डर था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, राज्य जो है उनका भी कुछ कुछ होना चाहिए, कुछ कुछ सही होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य भी उसमें होंगे। द प्रेजेंट सिस्टम मेक्स प्रेसिडेंट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन एंड स्टेट इक्वली, ठीक है। अभी जो है वो दोनों के ही एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूनियन के भी और स्टेट के भी, क्योंकि स्टेट भी उसमें वोट दे रहे हैं ना, स्टेट भी तो वोट देते हैं, एमएलए जो है वोट दे रहे हैं, तो उनके भी वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अदरवाइज वो सिर्फ पार्लियामेंट के होते हैं। और तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट कही जाती है, पार्लियामेंट इंडिया की कौन कौन है पार्लियामेंट में? तीन ही चीज तो है, प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। हम जब पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो उसमें यही तीन तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन इलेक्शन जो होता है उनका लोकसभा राज्यसभा तो होता ही है, स्टेट से भी होता है, ठीक है, स्टेट से भी होता है। फर्दर pointed out consideration that proportional representative in case of presidential election is misnomer। Proportional representation take place where two or more seats are to be filled। In case of president, the vacancy is only one। It could be better called preferential or alternative vote system। Similarly, expression of single transferable vote also objected on the ground that it has no voter as a single vote। Every voter has plural votes। अच्छा ठीक है। इसमें कह रहा है कि जैसे जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं, क्यों? वो तब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वहां होता है जहाँ दो या दो से ज्यादा सीट भरनी हो, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सीट भरनी हो। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट तो एक ही होगा, ठीक है, एक ही सीट है।
तो एक ही सीट बननी है तो उसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं, कुछ और अल्टरनेटिव नाम सजेस्ट कर सकते हो, जैसे अल्टरनेट वोट सिस्टम या प्रेफरेंशियल सिस्टम, ऐसा कुछ। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रखा गया नाम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी गलत है, एक तरह से मिसनोमर है, क्योंकि जो भी एक एक बैलेट मिलता है उसमें आपके पास सिंगल नहीं, उसके पास उतने उतने वोट होंगे जितने कैंडिडेट हैं। ठीक है। अगर 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो आपके पास 4 वोट है, ना कि 1 वोट है। ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस। क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है। देखो 35 वाला थोड़ा सा मिसनोमर है, क्योंकि लोकसभा में इलेक्शन के लिए 25 चाहिए होता है ना, 25 चाहिए होता है, लेकिन 35 राज्यसभा के लिए चाहिए होता है। तो चलो 35 याद रखना, और उनको जो क्वालिफिकेशन होगी उनकी इलेक्शन के लिए वो लोकसभा वाली चाहिए। ठीक है। He should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority or any other public authority. A sitting president or vice president of union, the governor of any state and minister of a union or any state in is not deemed to be hold any office of profit and hence qualified as presidential candidate. ठीक है। चौथा क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करनी चाहिए। ठीक है। ना ही किसी यूनियन गवर्नमेंट के किसी उसमें, ना ही स्टेट गवर्नमेंट में, ना लोकल अथॉरिटी में, और ना ही किसी और पब्लिक अथॉरिटी में। ठीक है। और कोई भी जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, या गवर्नर है किसी राज्य के, या मिनिस्टर है यूनियन में या स्टेट में, तो वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, और वो लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, मतलब कैंडिडेट हो सकते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में। ठीक है। The nomination of candidate for election of office of president must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders. ठीक है। Every candidate has to take security deposit of 15,000 in the Reserve Bank of India. The security deposit is liable to be forfeited in case of candidate fails to secure 1/6 of votes polled. ठीक है। जिसको भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होना है, उसके लिए कम से कम 50 इलेक्टर्स चाहिए जो उसका नाम प्रपोज करें, और 50 इलेक्टर्स चाहिए जो उसका उसको मतलब सेकंड करें, मतलब समर्थन दें एक तरह से। ठीक है। तो 50 जो है प्रपोज करेंगे और 50 समर्थन देंगे। ठीक है। तो टोटल आपको 100 चाहिए बेसिकली, या हो सकता है इसमें से अलग अलग तो नहीं कर रहा है, तो ठीक है मान लो वही होंगे, दोनों ही हो सकते हैं वैसे तो। एटलीस्ट 50 बोला इलेक्टर्स एज प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर, ये नहीं बोला कि अलग अलग। पता नहीं, हो सकता है अलग अलग चाहिए। अलग अलग चाहिए तो 50 मतलब 100 होगा, और अगर नहीं चाहिए तो 50 में काम हो जाएगा। फिर एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी चाहिए? 15,000। ठीक है। कहते हैं जमानत जब्त हो गई तो वही जमानत है, ये 15,000 जमानत है। और अगर 1/6 से कम इनको वोट मिलता है, ठीक है, 1/6 से कम वोट मिलेगा तो जो जमानत होगी ना 15,000 वाली, वो रख ली जाएगी, देंगे नहीं सरकार। ठीक है। हम्म। ठीक है। बिफोर 1997 member of number of proposers and seconders was 10 each and amount of security deposit was 2,500. In 1997 they were increased to discourage the non serious candidate. ठीक है। 1997 के पहले जो सेकेंडर और मतलब सेकेंडर और प्रपोजल वाले, ये जो 50-50 है ना, ये 10 ही थी, 10 ही चाहिए होता था आपको, 10-10। और जो ये सिक्योरिटी थी केवल 2,500 थी। ठीक है। लेकिन क्योंकि बहुत लोग खड़े हो जाते थे इलेक्शन के लिए, मतलब जिनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है, सिर्फ वो प्रेसिडेंट बनने के नाम पे खड़े हो गए, और कभी पॉलिटिक्स में रहे नहीं या पॉलिटी में रहे नहीं, नॉन सीरियस कैंडिडेट थे, तो उसको डिस्कस करने के लिए ये बढ़ाई गई। ठीक है। ओथ एंड और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। बिफोर एंटरिंग अपॉन द प्रेसिडेंट हैज टू मेक सब्सक्राइब टू एन ओथ अफर्मेशन। ठीक है। इनको ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? सीजीआई। ठीक है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? सीजीआई दिलाते हैं भाई, वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिलाते हैं। ठीक है। इसमें इनके ओथ में क्या क्या लिखा है? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। देखो ये बड़ा कंटेस्टिंग चीज होती है कि प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और लगभग लगभग ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और लगभग लगभग ऐसा ही जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके में भी लिखा रहता है, और लगभग लगभग यही चीज गवर्नर के भी केस में आपको दिखेगी। ठीक है। सही है। आ, देखो प्रेसिडेंट को वोट दिलाते हैं सीजीआई, और सीजीआई को वोट दिलाते हैं प्रेसिडेंट, समझ लो। अच्छा।
ये अलग अलग प्रेसिडेंट हैं और कब वो इलेक्ट हुए और कितना वोट मिला उनको, उसके ऊपर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। पहले 1992 में, फिर 1957 में भी राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन 62, 67 जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। ठीक है। अच्छा, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी ये भी खड़े होते हैं। ये खड़े होते हैं, मतलब हार गए थे ऑब्वियस बात है, 69। फिर 74 में फखरुद्दीन अली अहमद। हम्म। फिर 1977 में फिर यही नीलम संजीव संजीव रेड्डी अनअपोज्ड, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, इकलौता ही है ऐसा है। हम्म। फिर 1982 में ज्ञानी जैल सिंह, 1987 आर वेंकटरमन, 1992 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1997 के आर नारायण, 2002 एपीजे अब्दुल कलाम, और 2007 प्रतिभा पाटिल, मिस प्रतिभा पाटिल, और 2012 प्रणब मुखर्जी, 2017 रामनाथ कोविंद। इनके बाद मेंशन नहीं है इसमें, जो हमारी अभी की हैं। ठीक है। ये वाला इसमें, हाँ, पीए संगमान ने चैलेंज किया था, ठीक है, प्रणब मुखर्जी वाला केस याद होगा आपको, लेकिन वो तो बाद में वो कर दिया गया था। पीए संगमान का आरोप था कि प्रणब मुखर्जी जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखे हुए हैं, मतलब उनका आरोप था, लेकिन प्रूव नहीं हो पाया शायद। अभी तो ये द्रौपदी मुर्मू जी है ना, 16th। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू कब हुई है, शायद 2022 में ना, 22 में हुई है, शायद 22 में हुई है जहाँ तक मुझे याद है। सात, ऐसा। ठीक है। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं देखते हैं। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ legislature, state legislature. If any person if any person is elected as president, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date in which he enters upon office as president। ठीक है। मतलब जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो किसी भी मेंबर, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा, चाहे पार्लियामेंट में चाहे स्टेट लेजिस्लेशन में। और अगर वो है मान लो ऑलरेडी और इलेक्शन हो जाता है उसका, तो जिस दिन वो ऑफिस में जाएगा प्रेसिडेंट के, उस दिन से मान लिया जाएगा कि उसने अपना वो सीट जो है छोड़ दिया है। ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। ये बड़ा वैसा मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन नहीं की प्रॉपरली। ठीक है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कई गाइडलाइंस दी हैं इसके, सजेस्ट किया है कि क्या क्या चीजें होंगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, लेकिन क्लियर डेफिनेशन नहीं है इसके अभी तक। ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज ऑफिस ऑफिशियल रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में करीब 300 कमरे हैं। ठीक है, उसमें रहते हैं। ही इज एंटाइटल्ड टू सच एमोलमेंट अलाउंस एंड प्रिविलेज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। तो इनकी जो एमोलमेंट अलाउंस और प्रिविलेज है उसको कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। ठीक है। हिज एमोलमेंट एंड अलाउंस कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो और ये जो अलाउंस एमोलमेंट ये सब मिलेगा उसको कम नहीं कह सकते जब तक वो ऑफिस में है। मतलब अगले के लिए आप कम कर सकते हो, इनके लिए नहीं जो अभी भी हैं ऑफिस में। ठीक है। कम कौन करेगा? ऑब्वियस बात है, पार्लियामेंट ही कम करेगी। इन 2018 पार्लियामेंट इंक्रीज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम 1.5 लाख टू 5 लाख पर मंथ। देख लो भैया, इतनी सैलरी मिलती है राष्ट्रपति को, 5 लाख हर महीने मिल रहा है। अर्लियर इन 2008 द पेंशन ऑफ रिटायर्ड प्रेसिडेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख पर एनम टू 50% ऑफ हिज सैलरी पर मंथ। ठीक है। सही है। per annum। ठीक है, per annum। ठीक है। In addition, the former presidents are entitled to furnished resident, phone facility, car, medical treatment, travel facility, secretariat staff और office expenses up to 1 lakh per annum। ठीक है। The spouse of deceased president is also entitled to family pension at rate of 50% of pension of retired president, furnished resident, phone facility, car, medical treatment, travel facility, secretariat staff in office expenses up to 20,000 per annum। ठीक है। प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू अ नंबर ऑफ प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है उनको प्रिविलेज और इम्यूनिटीज हैं। कौन सी? लीगल लाइबिलिटी से। जो उन्होंने ऑफिशियल एक्ट में किए हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके ऑफिशियल एक्ट होते हैं बेसिकली इनके ऑफिशियल नहीं होते हैं, उसको पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट करता है ना। पीएम या वो पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो भी प्रेसिडेंट करते हैं, जो भी बिल साइन किया या जो भी अनाउंसमेंट हुई, बस लगभग लगभग चीजें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर करते हैं। ठीक है।
तो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, ना कि प्रेसिडेंट की है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपने अपने हाथ से कुछ नहीं करते हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं करते हैं, वो हमेशा उनको एड एंड एडवाइस लेनी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है और कई फैसलों में कहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे, और ये चीज़ अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इसलिए जो भी ऑफिशियल एक्ट होता है उसके लिए प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, उनको पर्सनल इम्यूनिटी इम्यूनिटी है इसमें, ठीक है। फिर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड, ठीक है। हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 month नोटिस सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट हिज पर्सनल एक्ट, ठीक है। इसमें कह रहा है कि उनके खिलाफ पर्सनल एक्ट के केसेस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अगर वो कोई मतलब ऐसा काम करते हैं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, और उनको अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट नहीं किया सकता प्रेसिडेंट को जब तक वो ऑफिस में है। लेकिन अगर कोई उनका पर्सनल एक्ट से रिलेटेड है सिविल प्रोसीडिंग से, ठीक है, तो उनके खिलाफ केस करने के लिए, केस चलाने के लिए उनको कम से कम 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। 2 महीने पहले नोटिस दोगे उनके खिलाफ, तब जाके वो प्रोसीडिंग उनके खिलाफ शुरू होगी, ठीक है। फिर टर्म इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी, प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, हमारे यहाँ फिक्स टर्म है भाई प्रेसिडेंट का, ठीक है, 5 साल तक रहते हैं, अनलेस अंटिल इम्पीचमेंट लाके उनको हटा दो, ठीक है। और उनको अगर रिजाइन देना है तो किसको देंगे वो वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बिफोर हिज टर्म बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ऑल द इम्पीचमेंट शायद मेंशन नहीं है लेकिन इम्पीचमेंट कहते हैं उसको। प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम चार्ज, ठीक है। मतलब इनका 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 के बाद वो तब तक रह सकते हैं ऑफिस में जब तक उनका नया सक्सेसर ना आ जाए, ठीक है। इलेक्शन में अगर टाइम लग रहा है प्रेसिडेंट के तो वो तब तक रहेंगे जब तक नया वाला नहीं आ जाता। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, ठीक है, वो री इलेक्शन के लिए भी खड़े हो सकते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि एक बंदा एक ही बार प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है, वो 3-4 बार जितने बार बनकर हो सकता है, अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ही मे बी इलेक्टेड टू फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म, हाउएवर इन यूएसए में केवल 2 बार हो सकते हैं ना, ठीक है। पहले पहले नहीं था यूएसए में 2 बार, ये वर्ल्ड वार के बाद शायद से 2 बार कर दिया गया। Impeachment of president. President can be removed from office only by a process of impeachment for the violation of constitution. एक ही वो दिया गया भाई, violation of constitution, तभी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और ये भी बात है कि वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं डिफाइंड नहीं है, ये फ्रेज जो है वो कहीं डिफाइंड नहीं है। इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटिव बाय आइदर हाउस, ठीक है, किसी भी एक हाउस में शुरू हो सकता है पार्लियामेंट के। दिस चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ हाउस, ठीक है। और a 14-day notice should be given to the president after the impeachment resolution is passed by a majority of 2/3 of total membership of that house. It is sent to the other house which should investigate the charge. The president has the right to appear or to be represented at such investigation. If the other house has also sustained the charge and passes impeachment resolution by majority of 2/3 of total membership, then the president stands removed from his office from the date on which the resolution is so passed। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इम्पीचमेंट लाने के लिए किसी भी हाउस में उनके खिलाफ इनिशिएट कर सकते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है, चाहे लोकसभा में करो या राज्यसभा में करो। उसके लिए क्या होगा कि जो भी जो चार्जेस होंगे वो जो उस हाउस के 1/4 मेंबर हैं उनको साइन करना होगा कि भाई ये चार्जेस हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ, ठीक है। और ये नोटिस 14 दिन पहले उनको देनी होगी प्रेसिडेंट के खिलाफ कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू होगा, ठीक है। और वो रेजोल्यूशन पास होगा उस हाउस में 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मान लो कि बताया लोकसभा में कितने हैं, 545। अब इसके 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से 545 के 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है, तब उनको समझ लो। फिर वो अगर एक हाउस में पास हुआ तो दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है, दूसरे हाउस में भी वही सारी प्रोसेस होगी, उनको आप नोटिस होगी और वो उनके जो चार्जेस होंगे उसको इन्वेस्टिगेट करोगे, ठीक है। और अगर चार्जेस मिले तो अब फिर उस पर वोटिंग होगी और उनको भी 2/3 से पास करना होगा, अलग अलग दोनों में 2/3 से पास करना होगा। तब जाके अगर दोनों में ये पास हो गया रेजोल्यूशन इम्पीचमेंट वाला, तो प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाएंगे, ठीक है। फिर thus an impeachment is quasi-judicial procedure in the parliament. In this context, two things should be noted. पहला,
nominated members of the either house of the parliament can participate in impeachment of president, though they do not participate in election. The elected members of the legislative assemblies of state and union territories of president do not participate in impeachment of president, though they, ठीक है। इसमें कह रहा है क्योंकि ये जो इम्पीचमेंट है ये पार्लियामेंट में होती है ना, इम्पीचमेंट सिर्फ पार्लियामेंट में होती है, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, ये जो वोट पास होगा। तो इसमें दो चीजें हैं और सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, ठीक है, सारे ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे दोनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, ठीक है। तो दोनों में पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस हाउ जो स्टेट असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबलीज में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों ही नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, ये दोनों ही नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो यूटीज में हो, ठीक है, दोनों में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी होती है तो क्या, किस केस में होगी और क्या होगा, ठीक है। तो कब वैकेंसी होगी, जब उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है, या उन्होंने रिजाइन कर दिया, या उनको इम्पीचमेंट थ्रू हटा दिया गया, या उनकी डेथ हो गई, ठीक है, या जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है, अगर उनका इस इलेक्शन है उसको वॉइड दे दिया गया, ठीक है, नल एंड वॉइड, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जो इलेक्शन है वो गलत था, तो भी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये 5 केसेस हैं जब वहां पर ऑफिस खाली हो जाएगा। When the vacancy is going to be caused by expiration of term, sitting president and election to fill the vacancy must be held before expiration of the term, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जैसे मान लो कि 5 साल का इनका कार्यकाल है, दिसंबर में खत्म हो रहा है इनका कार्यकाल, ठीक है, तो जो अगले प्रेसिडेंट को आना है नए प्रेसिडेंट के लिए, वो दिसंबर के पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है, उस दिसंबर के पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, एक बंदा इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और प्रेसिडेंट, और फिर जब ये दिसंबर में खाली करेंगे तो ये प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। In case of any delay in conducting the election of new president by any reason, the outgoing president continues to hold office beyond his term of 5 years until his successor assumes charge, ठीक है। This is provided by constitution in order to prevent inter intergram, ठीक है। इन दिस सिचुएशन वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू एग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इलेक्शन वाले केस में अगर मान लो कि दिसंबर तक इलेक्शन होना है, दिसंबर तक इनका टेनर खत्म हो रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट का, और दिसंबर तक लेकिन इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो मान लो कि इलेक्शन हो गया कि फरवरी में होगा इलेक्शन, ठीक है, फरवरी में होगा, अब फरवरी में इलेक्शन होगा, मार्च में हो सकते रिजल्ट आए तो उसके बाद डिक्लेयर होगा। तो ये जो प्रेसिडेंट हैं ये दिसंबर के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे, और ये मार्च तक, जब तक वो फैसला नहीं हो जाता और नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते, तब तक ये यही पुराना प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट का उसमें लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ठीक है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि एक प्रेसिडेंट हमेशा होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए वैकेंसी नहीं हो सकती कि नहीं नहीं अभी प्रेसिडेंट नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, हमेशा एक प्रेसिडेंट हमारे पास रहेगा, ठीक है, भले उसका टेनर खत्म हो जाए। फिर इस केस में वाइस प्रेसिडेंट को चांस नहीं मिलता है प्रेसिडेंट बनने का, बाकी मिल सकता है, जैसे रिमूवल हुआ, रेजिग्नेशन हुआ, या फिर डेथ हुई तब वो मिल जाएगा, ठीक है। इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, जब वो ऑफिस जो है खाली हो जाएगा अगर रेजिग्नेशन थ्रू रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, द इलेक्शन टू फिल वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 months from the date of occurrence of such vacancy. The newly elected president remain in office for full term of 5 years from the date of assume charges, ठीक है। तो मतलब कह रहा है अभी पहला वाला हमने देखा था टर्म अगर खत्म हो जाए, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, पर यहाँ पे कह रहा है अगर रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, डेथ हो गया, अगर इसके कारण से वहां पर वैकेंसी आती है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में, तो जो मतलब जो इलेक्शन होना है वो 6 महीने के अंदर होगा, ठीक है, अगले 6 महीने में खत्म होगा, 6 महीने में पूरी प्रक्रिया खत्म होगी और नए प्रेसिडेंट आएंगे। तो जो नए प्रेसिडेंट आएंगे वो अपने अगले 5 साल के लिए होंगे, ऐसा नहीं कि मान लो कि प्रेसिडेंट बीच में मर गया तो ये खत्म हो गया तो वो उतने ही दिन के लिए रहेगा, नहीं, वो अगले 5 साल के लिए रहेगा, ठीक है। When vacancy occurs in office of president due to resignation, removal, death or otherwise, the vice president act as president until the new president is elected, ठीक है। तो इस केस में जब प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है, रिजाइन करते हैं या उनको हटा दिया जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, ठीक है, वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। और व्हेन द सिटिंग, हाँ, और एक केस होता है कि जब जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं वो अगर अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने में असमर्थ हैं,
ठीक है, किसी भी इलनेस की वजह से या एब्सेंस की वजह से या किसी और वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनके फंक्शन को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, वो प्रेसिडेंट का ऑफिस अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट मान लो कि उन्होंने भी रिजाइन दे दिया या उनकी डेथ हो गई, कुछ हो गई, तो चीफ जस्टिस हैं वो संभालेंगे प्रेसिडेंट का ऑफिस। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो संभालेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट। अब इसके आगे केस नहीं पता, ठीक है, इतना तक है कि सीनियर मोस्ट जज तक हो सकता है। और देखिए, अच्छा, बोल रहा है कि व्हेन एनी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ही, अच्छा, जो भी जो भी बंदा है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे सीनियर मोस्ट जज हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, वो जब प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, वो जब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, तो उनको वही सारी पावर इम्यूनिटीज हैं जो प्रेसिडेंट को रहेंगी, जो प्रेसिडेंट को होती हैं। ठीक है, उनको वही सारी पावर और इम्यूनिटीज हैं जो प्रेसिडेंट को होती हैं, नॉर्मल प्रेसिडेंट को। ठीक है, एंड इज इंटाइटल्ड टू सच इमोलमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, इनके केस में लेकिन जो इमोलमेंट, अलाउंस और प्रिविलेज होगा उसको पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। ठीक है, पावर और प्रिविलेज सेम रहेगी, लेकिन इमॉल्वेंट, अलाउंस और प्रिविलेज डिफरेंट हो सकते हैं। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इनकी क्या क्या पावर्स हैं या क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर। अब इसमें क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है भाई? एग्जीक्यूटिव पावर में जो यूनियन गवर्नमेंट का जो भी एक्शन होता है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, वो उन्हीं के नाम पे होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। ठीक है, ही मेक्स रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रक्शन मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, वही सारे तरीकों को एक तरह से बताते हैं, रूल सेट करते हैं कि कैसे उनका नाम को इस्तेमाल करना है। ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर एलोकेशन ऑफ सेड बिजनेस अमंग मिनिस्टर्स। ठीक है, वो जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है यूनियन गवर्नमेंट का, उसके लिए भी रूल सेट कर सकते हैं और बिजनेस को एलोकेट भी कर सकते हैं मिनिस्टर को। ठीक है, ऑल्दो ये करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर। ठीक है, पर यही माना जाएगा कि वही कर रहे हैं। ठीक है, ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज पीरियड। ठीक है, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज पीरियड का मतलब उनको कभी भी हटाया जा सकता है, जो पीएम है या मिनिस्टर्स हैं उनको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर ये जैसे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर पहले एमपी होते हैं। नॉर्मली पहले एमपी हैं, मतलब उनको एमपी होना कंपलसरी है ना, अगर नहीं भी है तो 6 महीने के अंदर वो एमपी हो जाएंगे, और उसके बाद वो मिनिस्टर या कुछ बनते हैं। ठीक है, या मतलब मिनिस्टर बन गए फिर एमपी बन गए, ऐसा। ठीक है, तो उनका एमपी होना जरूरी है 6 महीने के बाद। ठीक है, तो वो एमपी रहेंगे जब प्रेसिडेंट, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं है तब भी वो एमपी रहेंगे, लेकिन अगर जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर है उनको रखें या हटा दें, मतलब ऑल्दो उसमें वही बात आ गई ना कि क्या कहते हैं, लोकसभा में उनकी मेजोरिटी है कि नहीं, वो सब देखा जाएगा, वो सब तो चीज़ है, लेकिन थ्योरेटिकली उनको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं हटा सकते। ही अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिटरमाइंस हिज रिम्यूनरेशन, द अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ही अपॉइंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी कौन, कैग जो था। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, गवर्नर ऑफ स्टेट, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। ठीक है, इतने लोगों का अपॉइंटमेंट या इससे ज्यादा लोगों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है किनको किसको अपॉइंट करते हैं, कैग जो है, कैग के हेड को, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन होते हैं, स्टेट के गवर्नर होते हैं, और जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर होते हैं। इसके अलावा कई पोस्ट होंगी, लेकिन इन लोगों को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, he can seek any information relating to administration of affairs of union and proposal for legislation from प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर उनको चाहिए तो वो प्राइम मिनिस्टर से मांग सकते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, या कोई भी लेजिस्लेशन प्रपोज है, कोई कानून बनाना है या बनने वाला है, उनको अगर पता चली तो वो मांग सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, he can require the president to submit
for consideration of Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by minister but which has not been considered by the council. मतलब उसके बाद वो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर कोई भी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी चीज़ को संज्ञान में लिया, अपने अभी उस पर डिसीजन नहीं लिया है लेकिन संज्ञान में लिया है, ये किसी जो मिनिस्टर है उसने डिसीजन लिया है लेकिन वो अभी काउंसिल के उसमें नहीं आया है, तो उसको भी वो पूछ सकते हैं, उसको भी उसके बारे में पता कर सकते हैं। फिर he can appoint a commission to investigate into condition of SC, STs and other backward classes. He can appoint an interstate council for to promote state, center state and interstate cooperation. He directly administers the union territories through administrator appointed by him. Sorry. He can declare any area as scheduled area and has power with respect to the administration of scheduled areas and tribal areas. ठीक है, ये सारे पॉइंट उनके एग्जीक्यूटिव पावर के। फिर लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या है? लेजिस्लेटिव पावर में ही कैन समन प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ही कैन आल्सो समन जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट which is presided over by the speaker of the Lok Sabha. He can address the parliament at the commencement of first session after each general election and first session of each year. ठीक है, तो जब भी मतलब सेशन शुरू होता है, साल का पहला सेशन हो या इलेक्शन के बाद का पहला सेशन हो, उसको वो मतलब एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, he can send messages to the house of parliament whether with respect to the bill pending in parliament or otherwise। ठीक है, वो पार्लियामेंट को भी मैसेज भेज सकते हैं किसी भी बिल से रिलेटेड, चाहे वो पेंडिंग हो या अदर केस में। He can appoint any member of Lok Sabha to preside over its proceeding when the office of both Speaker and Deputy Speaker fall vacant. Similarly, he can appoint any member of Rajya Sabha to preside over its proceeding when the office of both Chairman and Deputy Chairman fall vacant। ठीक है, तो इसमें क्या रहा कि लोकसभा के केस में अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही मान लो रिजाइन कर दिया या खाली हो गए, दोनों पद खाली हैं, तो वो किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं कि वो उस प्रोसीडिंग को हेड करे। ठीक है, जो प्रिसाइड करे। यही केस राज्यसभा के केस में है कि अगर डिप्टी स्पीकर नहीं क्या कहते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जगह खाली हो जाती है, तो ये उनके ऊपर है कि किसको अपॉइंट करें, वो जो वहाँ की प्रोसीडिंग देख सके। ठीक है, ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ राज्य सभा फ्रॉम amongst persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art and social sciences। ठीक है, ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ लोक सभा फ्रॉम एंग्लो कम्युनिटी। ये वाला तो अब खत्म हो गया ना, ये तो नॉमिनेशन खत्म हो गया, जो रिजर्वेशन था सिलेक्टेड। ही डिसाइडेड ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। अगर किसी भी एमपी का डिस्क्वालीफाई करना उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वही डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करने के बाद। ठीक है, his prior recommendation or permission is needed to introduce certain type bill in parliament, for example a bill involving expenditure from consolidated fund of India or bill for alternation of boundaries of state or creation of new state। ठीक है, if a bill is sent to president after it has been passed by parliament, he can give his assent to the bill, withhold his assent to the bill or return the bill if it is not money bill for reconsideration of parliament। ठीक है, तो अगर उनको कोई बिल पेश की गई प्रेसिडेंट को, तो उस केस में क्या क्या हो सकता है, या तो अपना असेंट देंगे या अपना असेंट नहीं देंगे, या वो बिल को रिटर्न करेंगे। अगर वो मनी बिल नहीं है तो उसको रिटर्न कर सकते हैं कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, और अगर दोनों हाउस ने बिल पास कर दिया है बिना अमेंडमेंट के, दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो उनको अपना असेंट देना ही देना होगा। ठीक है, उस केस में नहीं मना कर सकते। When a bill passed by state legislature is reserved by the governor for consideration of president, the president can give his assent to the bill, withhold his assent to the bill, or direct the governor to return the bill if it is not money bill consideration for of a state legislature। ठीक है, it should be noted that the it is not obligatory for president to give assent even the bill is again passed by state legislature and sent again for his consideration। मतलब प्रेसिडेंट के केस में अगर कोई स्टेट का बिल जो है वो
स्टेट का बिल जो है वो मतलब भेजा गया प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने उसको वापस भेज दिया कि भाई फिर से देख लो इसको। और उस असेंबली ने बिना अमेंडमेंट के उस बिल को फिर से वापस भेजा। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जरूरी नहीं कि वो कंसल्ट करे, वो सीधे भेज सकती है, ठीक है। प्रेसिडेंट वापस के कहते हैं उस बिल को, चाहे आपके पास रखें, चाहे साइन करें चाहे ना करें, वापस भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कितनी बार भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उन पे। उनको सिर्फ लिमिट है लोकसभा राज्यसभा वाले बिल पर, ठीक है, पार्लियामेंट वाले बिल पर। फिर क्या, ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। उसके बाद है दीज ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। ही कैन आल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, ठीक है। जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्डिनेंस को। तो इसके लिए उनको किसी परमिशन नहीं चाहिए। प्लस ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं ये तब नॉर्मली इशू होते हैं जब पार्लियामेंट जो है हाउस में नहीं है, पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं है। नॉर्मली देखो, राज्यसभा तो हमेशा सेशन सेशन में नहीं, लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस है। नॉर्मली लोकसभा जो है उसका ही सेशन एंड होता है। तो अगर लोकसभा मतलब उसमें नहीं है, एक्टिव नहीं है उस समय, तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और जो ऑर्डिनेंस होता है, मान लो कि ऑर्डिनेंस जो इशू होता है वो 6 वीक तक, जब असेंबली बैठेगी, जब लोकसभा बैठेगी तो उसके 6 महीने तक, 6 हफ्ते तक वो रहेगी, ठीक है। उसके बाद वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगी। और अगर उन 6 हफ्तों में नहीं पास हुआ तो ऑब्वियस बात है खत्म हो जाएगी। या प्रेसिडेंट जब चाहें उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये दो केसेस हैं। फिर ही लीज द रिपोर्ट ऑफ कैग, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन एंड अदर टू द पार्लियामेंट। He can make regulation for the peace, progress and good governance of Andaman Nicobar Island, Lakshadweep, Dadar Nagar Haveli, Daman Diu and Ladakh, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स, इनकी फाइनेंशियल पावर्स में क्या है, जो बिल्स हैं, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विथ हिज प्रियर रिकमेंडेशन, ठीक है। ही causes to be the causes to be laid before parliament the annual financial statement, ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, ठीक है। ग्रांट के लिए कोई भी जो डिमांड है वो बिना उसकी उनकी रिकमेंडेशन से नहीं हो सकती। ये सब फाइनेंशियल पावर्स में है। ही कैन ऑल्सो मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फिर ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर ऑफ टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। हर 5 साल पे यही जो है फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। जुडिशियल पावर में क्या है, जुडिशियल पावर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड हाई कोर्ट्स। ही कैन सीक ही कैन सीक he can seek advice from Supreme Court on any question of law and or fact। ये कौन सा आर्टिकल 153 है शायद ना, आर्टिकल 153, ठीक है। द एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है। वो किसी भी मुद्दे पर एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर एडवाइस दी है तो जरूरी नहीं कि वो बाइंडिंग हो प्रेसिडेंट पर, ठीक है, वो नहीं मान सकता है। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन of punishment or suspend, remit or compute the sentence of any person convicted of any offense, ठीक है। कहाँ पर, in all cases where the punishment or sentence by the court martial, ठीक है, court martial, अच्छा, in all cases where the punishment or sentence is for offense against a union law, and in all cases where the sentence is a sentence of death, ठीक है। डेथ के केस में, यूनियन गवर्नमेंट के लॉस के केस में, या कोर्ट मार्शल केस में ये प्रेसिडेंट जो है उस पर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जुडिशियल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक। डिप्लोमेटिक पावर में क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, हाउएवर दे आर सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय of parliament. He represent the India in international forums and affairs and send and receive diplomats like ambassador, high commissioner, ठीक है, ठीक है। मिलिट्री पावर्स में क्या क्या है भाई, ही सुप्रीम कमांडर, देखो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है अपने आर्मी के, डिफेंस फोर्सेस जो भी हैं, ठीक है। ही अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू
अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इमरजेंसी पावर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू प्रेसिडेंट टू डील विद थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसी, वही हमने जो पढ़ा था कल लास्ट टाइम, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ठीक है। फिर वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वीटो पावर अपने यहाँ ऐसे मतलब लिखा नहीं है कहीं, ठीक है। वीटो पावर उनकी होती है कि वो कोई टाइम लिमिट नहीं दी है ना, किसी भी बिल को, बिल पर असेंट करने के लिए, बिल पर असेंट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई अपने यहाँ, ठीक है। तो अब कोई बिल आया उनके पास, वो उसको रख लिए, साइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कई महीनों तक साइन नहीं किए, या हो सकता है साल भर, तो वो कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा, जब तक रहेगा पड़ा रहेगा। या बाद में कभी मान लो रिटर्न किया बिल और सरकार बदल गई तो चेंज कर देती है या रद्द कर देती है, ठीक है। A bill passed by Parliament can become an act only if it receives the assent of President, ठीक है। In such a bill, when such a bill is presented to the President for his assent, he has three alternative, ठीक है। आर्टिकल 111 के तहत तीन अल्टरनेटिव है उनके पास। He may give his assent, ठीक है, he may give his assent to the bill, he may withhold his assent to the bill, or he may return the bill if it is not money bill for reconsideration of parliament if the और पर क्या होता है कि अगर if the bill is passed again by the parliament with or without amendment and again presented to the president must give his assent to the bill, ठीक है। तो ये तीन केसेस हैं। अगर बिल जो है प्रेसिडेंट के पास पहुंचा तो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं, ये यूनियन मतलब पार्लियामेंट का बिल है, तो या तो उस पर असेंट दे सकते हैं, या असेंट विदहोल्ड कर सकते हैं, या उसको वापस भेज सकते हैं अगर वो मनी बिल नहीं है तो, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए। लेकिन अगर उन्होंने वापस भेजा बिल को पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट ने बिना अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करके उसको पास किया, प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो प्रेसिडेंट की मजबूरी है कि उस पर साइन करेंगे वो, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, ठीक है। द president has the veto power over the bill passed by the parliament, ठीक है। That is, he can withhold his assent to the bills. The object of conferring his power on president is twofold, ठीक है। क्या क्या है, to prevent hasty and ill consideration legislation by parliament, or to prevent a legislation which may be unconstitutional, ठीक है। तो ये दो चीजें क्यों है उनके पास, मतलब ये सारे पावर क्यों है, दो चीजों का उन्होंने कहा कि एक हो सकता है कि जो पार्लियामेंट है उसने बहुत जल्दबाजी में कोई कानून बनाया हो, ठीक है, तो उसको उसको बचाने के लिए, रोकने के लिए, या किसी इल कंसिडरेशन से बनाया हो, ठीक है, या फिर जो लेजिस्लेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, उससे बचाने के लिए, ठीक है। वीटो पावर enjoyed by executive in modern state can be classified into four types। कौन कौन से भाई, एब्सोल्यूट वीटो, मतलब अपने यहाँ नहीं है, कई जगह कई सारे वीटो हैं अलग अलग तरह के, उसको पढ़ने के हैं। तो एब्सोल्यूट वीटो, withholding the assent of the bill passed by legislature. Qualified veto, which can be overridden by legislature with a higher majority. Suspensive veto, which can be overridden by legislature with ordinary majority. फिर pocket veto, this is pocket veto, taking no action on bill passed by legislature, ठीक है। हमारे यहाँ पॉकेट वीटो ही है, ये सारे वीटो तो नहीं है। एक जो रिटर्न वाला केस है उसको और वीटो तो नहीं मान सकते कि बिल जो रिटर्न कर देते हैं वीटो तो नहीं मान सकते भाई, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद थ्री एब्सोल्यूट, अच्छा इसमें बता रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास तीन तरह के वीटो हैं, कौन सा है, एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है और पॉकेट वीटो है, ठीक है, ठीक है। तो देर इज नो क्वालिफाइड वीटो इन केस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ क्वालिफाइड वीटो नहीं है, प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है। तो इट इज possessed by American president. The three vetoes of president of India are explained। अच्छा, अब जो इनके पास तीन वीटो हैं वो कैसे कैसे हैं, अपने एब्सोल्यूट वीटो है प्रेसिडेंट के पास किस केस में, president to withhold his assent to a bill passed by parliament, the bill then ends and does not become an act, usually this veto is executed exercised in following cases। कौन कौन केस में एब्सोल्यूट वीटो भाई, प्राइवेट मेंबर का बिल है, ठीक है। दूसरा, द गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइन आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल्स बट बिफोर असेंट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड द न्यू कैबिनेट एडवाइजेस प्रेसिडेंट नॉट टू गिव हिज असेंट। इसमें पहला केस हमने देखा कौन सा था, पहला केस एब्सोल्यूट वीटो का प्राइवेट मेंबर बिल के खिलाफ। दूसरा, अगर कोई बिल पास हुआ और वो प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक है, और
कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया। अब नई जो कैबिनेट बन के आई वो कह रही है कि आप इसको असेंड मत करो, ठीक है, ये पुराने उसका है तो आप असेंड मत करो, और तो वो नहीं करेंगे। इन दो केसेस में एब्सोल्यूट वीटो है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विथहोल्ड हिज असेंट टू पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल 1954, ये पहला है भाई। द बिल वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट व्हेन प्रेसिडेंट्स रूल वाज इन ऑपरेशन इन द स्टेट्स ऑफ पेप्सू, बट व्हेन द बिल वाज प्रिपेयर्ड बाय द prepared to the prepared to the president for assessment, the president rule was revoked, ठीक है। Again in 1991, President R. Venkataraman withheld his assent to salary allowance and pension of members of parliament. The bill was passed by the parliament on last day before dissolution of Lok Sabha without obtaining the previous recommendation of president, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं जिसमें जो प्रेसिडेंट ने अपना तब जो प्रेसिडेंट ने उस अपना एसेंट विथहोल्ड कर लिया था, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो में होता है कि जैसे उसको ओवरकम करना, किसी जैसे एक वीटो एक बार लगाया उसको ओवरकम करना। नॉर्मली जैसे यूएस में क्या होता है कि यूएस पहले इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई बिल पेश किया गया प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के पास जो ऑप्शन देखा, तो जो दूसरा ऑप्शन है कि बिल को वापस करना, ठीक है, उस बिल को वापस कर दिया पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट फिर से उसको पास करेगी, चाहे अमेंडमेंट लाके या बिना अमेंडमेंट के थ्रू, तो उसको पास की। अब ये प्रेसिडेंट मतलब उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट की मजबूरी है, प्रेसिडेंट को वो उस पर साइन करना ही होगा किसी भी हालत में, ठीक है, तो वो विथहोल्ड नहीं कर सकते। ये चीज ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट पे कि अगर वो बिल वापस पास होके आया है तो उनको साइन करना ही है, ठीक है। तो वीटो इज जो वीटो था ओवरराइड हो गया, ठीक है, यानी सस्पेंसिव वीटो होगा, ठीक है। फिर president does not possess this veto in case of money bill. President can either give his assent to a money bill or withhold his assent to a money bill, but cannot return it for reconsideration of parliament, ठीक है। फिर क्या है? नॉर्मली प्रेसिडेंट गिव हिज assent to money bill as it is introduced with his previous permission। अच्छा, मनी बिल के केस में उसको वापस नहीं कर सकते हो, लेकिन मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट जो है वो अपना एसेंट दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि मनी बिल उनकी ही रिकमेंडेशन से आता है, ठीक है, उनकी प्रीवियस परमिशन से आता है, ठीक है। तो नहीं। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल बट सिंपली कीप्स इट बिल पेंडिंग इन फॉर इंडेफिनिट पीरियड। जैसे अपने यहाँ भी गवर्नर का केस हम देखे ना, केरला और तमिलनाडु में, उसमें गवर्नर क्या करते हैं, बिल अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, ना उस पर साइन कर रहे हैं ना उसको वापस भेज रहे हैं, ठीक है, वो रखा रहेगा, पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम नहीं मेंशन है कि कितने दिन में आपको बिल साइन करनी है, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में भी नहीं मेंशन है टाइम, तो रख दो उसको, ठीक है। वो बिल जब तक एक्ट नहीं बनेगा काम नहीं आएगा, तो वो खत्म ही है समझ लो एक तरह से, अगर जब तक कोई एक्ट नहीं बना। This power of president not to take any action either positive or negative on the bill known as pocket veto. The president can exercise this veto as constitution does not prescribe any time limit within which he has to take the decision with respect to the bill presented to him for his assent, ठीक है। यूएसए में क्या होता है, प्रेसिडेंट हैज टू रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन विद इन 10 days। Hence, it is remarked that pocket veto of Indian president is bigger than that of American president, ठीक है। उसमें केस क्या क्या है? एक प्रेसिडेंट ज्ञानी जयल सिंह का केस है 1996 में, पॉकेट वेटो का इस्तेमाल किया था किसके खिलाफ? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, ठीक है, ये राजीव गांधी गवर्नमेंट ने पास किया था, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस पर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ठीक है। और उसके बाद प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन ने बाद में उसको बिल को वापस भेजा था, और जो नई गवर्नमेंट आई थी उसने उस बिल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं है कैसे भी, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1970 मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये तो देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के केस में मतलब 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1971 में, उसने ऑब्लिगेटरी कर दिया था प्रेसिडेंट पर
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा उस पर आपको साइन करना ही करना है, ठीक है, आप उससे भाग नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद है प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेशन में क्या कि गवर्नर के पास, स्टेट लेजिस्लेशन ने पास किया कोई लॉ, ठीक है, ये गवर्नर के पास गया। अब ये गवर्नर के पास तीन चार होते हैं ना ऑप्शंस, तो उसमें से एक है कि वो प्रेसिडेंट को भेज दे, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब प्रेसिडेंट के ऊपर है कि प्रेसिडेंट उस बिल को साइन करते हैं या रख लेते हैं या वापस भेज देते हैं, ठीक है, वो कितनी बार भी कर सकते हैं ये चीज़। President has a veto power with respect to state legislation also. A bill passed by state legislature can become an act only if it receives assent of governor or president. In case of a bill is reserved for the consideration of president. When a bill passed by a state legislature is presented to the governor for his assent, he has four alternatives. ठीक है, जब गवर्नर के पास भेजा जाता है तो उनके पास क्या चार अल्टरनेटिव है, नहीं, गवर्नर के आजा जब गवर्नर के पास जाता है तो वो बिल पर असेंट कर सकते हैं या विथहोल्ड कर सकते हैं अपने असेंट को, या वो उस बिल को वापस भेज सकते हैं अगर मनी बिल नहीं है तो, फॉर कंसिडरेशन ऑफ स्टेट रिकंसिडरेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर, या उस बिल को वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वीटो पावर के वो दिया है कि क्या क्या हो सकता है सेंट्रल लेजिस्लेशन केस में और स्टेट लेजिस्लेशन केस में प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं बिल्स के साथ। ऑर्डिनरी बिल है तो कैन बी रेटिफाइड, रिजेक्टेड, रिटर्न, ठीक है, कैन बी रेटिफाइड, रिजेक्टेड, रिटर्न, स्टेट लेजिस्लेशन केस में रेटिफाइड, ठीक है। और मनी बिल केस में कैन बी रेटिफाइड और कैन बी रिजेक्टेड बट कैन नॉट बी रिटर्न, ठीक है। मनी बिल या तो असेट मिल गया या रिजेक्ट हो गया लेकिन रिटर्न नहीं होता मनी बिल, ठीक है। और स्टेट वाले के केस में भी यही है, कैन बी रेटिफाइड, कैन बी रिजेक्टेड बट कैन नॉट बी रिटर्न, ठीक है, मनी बिल रिटर्न नहीं होता, ठीक है। विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है तो ओनली कैन बी रेटिफाइड, दैट इज कैन नॉट बी रिजेक्टेड और रिटर्न, ठीक है। रिजेक्ट या रिटर्न कर सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उसको उनको असेंट देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, अगर नहीं देंगे तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात है, टाइम लिमिट इसमें भी नहीं मेंशन है, ठीक है, टाइम लिमिट नहीं मेंशन है तो पॉकेट वीटो का हो जाता है। वेर अ बिल इज रिजर्व बाय गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज थ्री अल्टरनेटिव। कोई भी बिल अगर जो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं स्टेट का बिल रिकंसिडरेशन करने के लिए, ठीक है, तो आर्टिकल 201 के तहत उसमें तीन अल्टरनेटिव है प्रेसिडेंट के पास। पहला, ही में गिव हिज असेंट टू द बिल, अपना असेंट दे दिया, विदहोल्ड इज असेंट टू द बिल, विदहोल्ड कर लिया। ही में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट मनी बिल for the consideration of state legislature. If the bill is again passed by the state legislature with or without amendment and presented again to the president for his assent, president is not bound to give his assent to the bill, ठीक है। उनके पास फिर से ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, तीन अल्टरनेटिव कि वो क्या कहते हैं, या तो असेंट दें या असेंट नहीं दें या वापस भेज दें, ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंट नहीं बाउंड है, गवर्नर बाउंड हो सकता है, प्रेसिडेंट नहीं बाउंड है, ठीक है। दिस मीन्स दैट स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द veto power of president. Further, constitution has not prescribed any time limit within which the president has to take decision with regard to bill reserved by the governor for his consideration, ठीक है। Hence, president can exercise veto power in respect to state legislature also, ठीक है। हाँ, फिर क्या, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं अगर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रिसेस में है। रिसेस में मतलब कि अगर वो मतलब चल नहीं रही है, पार्लियामेंट नहीं है सेशन में, ठीक है, तब तो ये ऑर्डिनेंस का जो मतलब ये ऑर्डिनेंस उतने ही पावरफुल होते हैं जितना कि कोई पार्लियामेंट का एक्ट हो, ठीक है। तो ये मतलब ये टेम्परेरी होता है लेकिन ये उतना ही पावरफुल होता है जितना एक्ट होता है, ठीक है। Ordinance making power is most important legislative power of president. It has been vested in him to deal with unforeseen or urgent matter, ठीक है। नॉर्मली अगर सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, ठीक है, अगर कोई ऐसा मैटर आ गया अर्जेंट तो उसके लिए अगर लॉ बनाना हुआ तो ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाया जा सकता है, ठीक है। चार लिमिटेशन इसमें रखी गई हैं कि कब ही कैन promulgate an ordinance only when both houses of parliament are not in session, ठीक है। ही कैन promulgate an ordinance
when the both houses of parliament are not in session, or when either of the house of parliament is not in session. या तो दोनों ना हो या एक ना हो कम से कम, ठीक है, क्योंकि बिल, किसी भी बिल को पास करने के लिए दोनों हाउस की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कम से कम अगर एक हाउस अगर नहीं है सेशन में, दोनों नहीं है तो भी, या एक हाउस नहीं है तो भी ऑर्डिनेंस बना सकता है। ऑर्डिनेंस कैन ऑल्सो बी इशूड व्हेन ओनली वन हाउस इज इन सेशन, बिकॉज लॉ कैन बी पास बाय बोथ हाउसेज एंड नॉट बाय वन हाउस अलोन, ठीक है। एन ऑर्डिनेंस मेड when both हाउस आर इन सेशन इज void, ठीक है। अगर दोनों हाउस सेशन में है और तब कोई ऑर्डिनेंस बनाया गया तो वो void माना जाएगा, ठीक है। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो है वो पैरेलल पावर नहीं है, इसलिए जब सेशन में नहीं होगा हाउस तभी आप बना सकते हैं, तभी आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ठीक है। he can make he can make an ordinance only when he is satisfied that the circumstances exist that render it necessary for to make immediate action, ठीक है। कूपर केस था 1970 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन को क्या कहते हैं, कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कह सकता। अच्छा, कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। अगर मान लो कि इसमें है कि प्रेसिडेंट तब प्रोमलगेट करेंगे ऑर्डिनेंस जब उनको लगेगा कि ऐसी जरूरत पड़ी है कि हमें ऑर्डिनेंस बनाना चाहिए, ठीक है। कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात की जांच कर सकती है कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। दिस मीन्स दैट डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट on the ground that president has promulgated that the president has prorogued one house or both houses of parliament deliberately with a view to promulgate an ordinance on a controversial subject so as to bypass the parliamentary decision and thereby circumventing authority of parliament। अच्छा, इसमें कह रहा है कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर सकती है कि प्रेसिडेंट ने डेलिबरेटली जो दोनों हाउस हैं या एक हाउस को क्या कहते हैं प्रोमलगेट कर दिया है, स्थगित कर दिया है कि क्योंकि वो किसी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस बनाना चाहते थे ताकि वो पार्लियामेंट्री जो डिसीजन है उसको बाईपास कर सके, ठीक है। 38th amendment of constitution 1975 made president satisfaction final and conclusive and beyond judicial review, but this provision was deleted by 44th constitutional amendment act, thus president satisfaction is justiciable on the ground of malified, ठीक है। तो ये मतलब एक बार तो लगाया गया था इसमें, मतलब 38th अमेंडमेंट में बोला गया कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो फाइनल है, कंक्लूसिव है, जिस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1978 में, उसमें ये चीज को हटा दिया गया। मतलब अभी जो सिचुएशन है वो क्या है कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है उसको आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है, कि वो गलत है या जो भी है। तीसरा क्या है, हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सिस्टेंस एज रिगार्ड ऑल मैटर एक्सेप्ट ड्यूरेशन विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सिर्फ ड्यूरेशन की बात छोड़ दिया जाए तो वो जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है सिर्फ जब पार्लियामेंट सेशन मतलब हाउसेस है वो सेशन में नहीं है, दोनों हाउस सेशन में नहीं है, ठीक है, दोनों में से एक भी अगर सेशन में नहीं है तभी वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एंड ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली ऑन द सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, ठीक है। ऑर्डिनेंस उसी सब्जेक्ट पे आप ला सकते हो जिस पर पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है, ठीक है। ऑर्डिनेंस an ordinance is subject to the same constitutional limitation as act of parliament, hence an ordinance cannot abridge or take away any fundamental right, ठीक है। every ordinance issued by president during the recess of parliament must be laid before the both house of parliament when it reassembles. If the ordinance is approved by both houses it becomes an act. If parliament take no action at all the ordinance ceases to operate. The expiry of 6 weeks from the reassembly of Parliament, ordinance may also cease to operate even earlier than the prescribed 6 limit if both houses passes a resolution disapproving it. If the houses of Parliament are summoned to reassemble on different date, the period of 6 weeks is calculated from the later of those dates. Uh, this means that maximum life of ordinance can be 6 months and 6 weeks. In cases of non-approval of by Parliament, 6 months being the maximum gap between the two sessions of Parliament. If an ordinance is allowed to the lapse without being placed before Parliament,
then the act done and completed under it before it ceases to operate remain fully valid and effective। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या रहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाएंगे उसको जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं उसके सामने लाना पड़ेगा जब भी वो सेशन कन्वीन होगा। ठीक है, जब सेशन कन्वीन होगा तो और अगर उन लोगों ने इसको पास कर दिया, उस बिल को, उस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया एज अ बिल, ठीक है, तो वो एक्ट बन जाएगा। और अगर नहीं पास किया तो 6 हफ्ते बाद वो खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस जो है, सेशन के 6 हफ्ते बाद, जब जिस दिन सेशन शुरू होगा उसके 6 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से सेशन दो, किन्हीं दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीने का। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, समर और विंटर सेशन होता है, समर और विंटर सेशन, तो उसके बीच में कम से कम या मतलब मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है। ठीक है, 6 मंथ का। ठीक है, हमारे यहाँ प्रावधान है ना कि हर 6 महीने से कम के अंतराल पे आपको सेशन कन्वीन करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 महीना। 6 महीना, और ये जो बिल अगर नहीं पास हुआ तो कितने दिन में लैप्स हो जाएगा, 6 हफ्ते में। ठीक है, 6 हफ्ते में पहली सिटिंग के बाद। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग के बाद। तो एक सिटिंग, ठीक है, एक सिटिंग ये खत्म हुई और इसके बाद 6 महीना। ठीक है, 6 महीना, अब यहाँ पे ये शुरू हुआ, इसके बाद 6 हफ्ते। ठीक है, ठीक है, तो 6 महीना प्लस 6 हफ्ते, इतने दिन तक एक ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस मान लो कि इस हाउस के यहाँ पे खत्म होने के बाद ही इसी दिन, मान लो इसी दिन शाम को इशू हुआ ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये 6 महीना प्लस 6 हफ्ते, तो टोटल इतने दिन वो जो ऑर्डिनेंस है वो चल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, 6 महीना 6 हफ्ते। और इसमें वो पीरियड नहीं कैलकुलेट कर, मतलब सारे ही पीरियड कैलकुलेट जो भी है, कोई भी टाइम लिमिट जैसे भी कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम यही आएगा, 6 महीने 6 हफ्ते। इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो विदड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। ठीक है, मतलब इसमें हाँ, जो ऑर्डिनेंस है उसको हाउस भी विड्रॉ करा सकता है कि वो डिसअप्रूव कर रहा है इस ऑर्डिनेंस को, कितने कभी भी कर सकता है। ठीक है, या प्रेसिडेंट खुद उसको विड्रॉ कर सकते हैं, जो ऑर्डिनेंस को, किसी भी समय। However, his power of ordinance making is not a discretionary power, and he can promulgate or withdraw an ordinance only on advice of Council of Minister headed by Prime Minister। ठीक है, तो इनकी जो ऑर्डिनेंस बनाने की, ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है, वो अपने आप में डिस्क्रिशनरी नहीं है। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही करेंगे। ठीक है, An ordinance like act an ordinance like any other legislation can be retrospective. That is, it may come into force backdate. It may modify the repeal any law of act of parliament or any other ordinance. It can alter or amend the tax law. However, it cannot issue amendment। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस है वो कुछ भी कर सकता है, मतलब लॉ जो जिस जिस तरह के लॉ बनाए सकते हैं वो कर सकता है, वो ऑर्डिनेंस वही काम कर सकता है। ठीक है, बैक डेट पे जाके किसी लॉ को चेंज करना या किसी और ऑर्डिनेंस को चेंज करना, ठीक है, या किसी एक्ट को रिपील करना, ये सब कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यानी कि जो ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पावर्स में नहीं इंक्लूड है। ठीक है, तो ordinance making power of president is in India is rather unusual and not found in the most of democratic constitutions of world including USA, UK। ठीक है, इन जस्टिफिकेशन ऑफ अम्बेडकर जी ने क्या कहा था कि a constitution that mechanism of issuing an ordinance has been devised in order to enable the executive to deal with situation that may suddenly and immediately arise when the parliament not in session। ठीक है, it must be clarified that the ordinance making power of president has no necessary connection with national emergency। ठीक है, the rules of Lok Sabha required that whenever a bill seeking a replace ordinance is introduced in the house, the statement explaining the circumstances that had necessitated immediate legislation by ordinance should be also be placed। अच्छा, कह रहे कि हमारे यहाँ लोकसभा में ये नियम है कि जब वो बिल जो ऑर्डिनेंस था उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा हाउस में, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट भी देना होगा कि क्या जरूरत पड़ी थी कि आपने ऑर्डिनेंस बनाया। ठीक है, so far, no case has gone to the Supreme Court regarding promulgation of ordinance by president। ठीक है, प्रेसिडेंट वाला तो नहीं गया, गवर्नर वाला गया, डीसी वाधवा केस। डीसी वाधवा केस 1987, ये बहुत रेलेवेंट केस था, ये बिहार के केस में था। वहाँ पे मतलब मास में ऑर्डिनेंस बनते थे, कई सारे ऑर्डिनेंस थे जिनको 6 6 महीने पे कह सकते हो फिर से बनाया जाता था। तो उसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट गया था, मतलब हाँ सुप्रीम कोर्ट गया था, और उसमें फिर
कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ठीक है। कितने 256 ऑर्डिनेंस देख रहे हो, इनको रिपीट किया जाता था हर बार। The court ruled that successive republication of ordinance with the same text without any attempt to get bills passed by assembly would amount to violation of constitution, and the ordinances so promulgated is liable to struck down if held that the exceptional power of law making through ordinance cannot be used as a substitute for legislative power of state legislature, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर कोई बिल कोई और क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस बार बार इशू किया जा रहा है, वही टेक्स्ट सेम सेम चीजें हर चीजें इशू की जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। वो क्योंकि वो असेंबली में नहीं जा रहे हैं, असेंबली में बिल नहीं पास कर रहे हैं उसके लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑर्डिनेंस है ये एक्सेप्शनल केसेस के लिए है, और ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर को सबसे उसके सब्सटीट्यूट के लिए नहीं है, ठीक है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 72, इसमें है कि जो प्रेसिडेंट है वो कैसे पार्डन कर सकते हैं, मतलब किनको किनको। पहला, पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट, सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ। इन तीन केसेस में प्रेसिडेंट के पास पावर है पार्डनिंग की, ठीक है। द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी. It is an executive power, but President, while exercising this power, does not sit on the court of appeal. The object of conferring this power is twofold. दो reasons थे। पहला, keep the door open for correcting any judicial error in the operation of law, to afford relief from sentence which President regard as unduly harsh, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट की पावर है पार्डन करने की, ठीक है, it remove both sentence and the conviction and completely absolve the conviction from all sentence, punishment and disqualification. पार्डन मतलब होता है हर चीज से उनको हटा देगा, हर चीज जो भी उनकी जेल टर्म थी, जो भी उनकी सजा थी, सब खत्म, सब खत्म, वो बाहर आ गए जेल से एकदम आजाद आदमी की तरह, ठीक है। पार्डन में कम्यूटेशन में क्या होता है कि इट डिनोट द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म, फॉर एग्जांपल डेथ सेंटेंस को रिग्रेस पर इम्प्रिजनमेंट कर दिया। कम्यूटेशन में क्या होता है कि कोई जो हार्श पनिशमेंट होती है, मान लो कि डेथ सेंटेंस है, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कम्यूट कर दिया। रिमिशन में जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, सेंटेंस का, उसको कम कर दिया बिना उसकी कैरेक्टर को चेंज किए हुए, ठीक है। मान लो कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है 2 साल का, तो उसको 1 साल के लिए कर दिया गया, ठीक है। रिस्पाइट, ठीक है, इसका मतलब होता है कि लेसर सेंटेंस दे दिया किसी, जो भी पहले सेंटेंस दिया था उसकी रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल फैक्ट देखते हुए, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी, प्रेगनेंसी, ये सब देखते हुए उनको रिस्पाइट दे दी, भाई चलो तुम्हारे पर कोई सेंटेंस था, मान लो कि हार्श हार्श सेंटेंस था, उससे कोई लाइट दे दिया, ठीक है, पर उसमें उसका कोई डिसेबिलिटी फैक्टर होगा प्रिजनर का तब, ठीक है। फिर रिप्राइव, it implies to stay of execution of sentence, especially that of death, for a temporary period. Its purpose is to enable the convicts to seek time pardon or commute from precedent, ठीक है। रिप्राइव में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन का सेंटेंस है उस पर एक तरह से स्टे लगा देते हैं, कुछ टाइम के लिए, खत्म नहीं करते हैं, ताकि वो जो भी अपने लिए कम्यूटेशन या पार्डन ढूंढ रहा है मिल जाए, या जो भी हो। फिर अंडर आर्टिकल 161, governor of a state also possesses the pardoning power. Hence, governor can also grant pardon, reprieve, respite, remission of punishment, or suspend, remit, commute, or the sentence of any person convicted of the any offense against the state law, ठीक है। But pardoning power of governor differs from president in two respect, ठीक है। जो आर्टिकल 161 है, इसके तहत जो गवर्नर है उनको भी लगभग सेम पावर है, बस वो स्टेट लॉस के तहत में है, ठीक है। और परसेंट जो देते हैं वो मतलब यूनियन लॉ प्लस डेथ सेंटेंस या मिलिट्री कोड, ठीक है। लेकिन जो प्रेसिडेंट की पावर है और गवर्नर की पावर है वो दो रिस्पेक्ट में थोड़ी सी अलग है। कैसा? प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल वाइल गवर्नर कैन नॉट, ठीक है। कोर्ट मार्शल केस में केवल प्रेसिडेंट ही मतलब वो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं अगर सजा मिली है तो। प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस वाइल गवर्नर कैन नॉट, प्रेसिडेंट सीधे पार्डन कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को, गवर्नर कैन नॉट, ठीक है। इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब डेथ सेंटेंस, द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर। हाउएवर गवर्नर कैन सस्पेंड, remit, commute a death sentence. In other words, both the governor and president have concurrent power in respect to suspension, remission,
कम्यूटेशन और ऑफ डेथ सेंटेंस। ठीक है, ठीक है। मतलब जो डेथ सेंटेंस है उसको केवल प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर नहीं। गवर्नर उसको सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन पार्डन नहीं दे सकते। ठीक है, पार्डन का मतलब एकदम खुला बंदा, खुला आजाद आजाद, ठीक है, वो नहीं कर सकते। Supreme Court has examined the pardoning power of president under different cases and laid down the following principles. कौन से भाई? The petitioner for mercy has no right to an oral hearing by president। ठीक है, अच्छा, जो मर्सी पिटिशन वाले होंगे वो ओरल राइट, उनका अधिकार नहीं है उनको। ठीक है, प्रेसिडेंट का। The president can examine the evidence afresh and take a view different from the view taken by court. Power is to be exercised by president on the advice of union cabinet. President is not bound to give reason for his order. President can afford relief only can relieve not only from sentence that he regards as unduly harsh, but also from evident mistake। ठीक है, there is no need of Supreme Court to lay down specific guideline for exercise of power by president। The exercise of power by president is not subject to judicial review except where the presidential decision is arbitrary, irrational, nullified, and discriminatory. Where the earlier petition for mercy has been rejected by the president, stay cannot be obtained by filing another petition। ठीक है, ठीक है। Constitutional position of president, इसमें क्या है? Constitution of India has provided a parliamentary form of government। President has been made only nominal executive, real executive कौन है? Council of Minister headed by Prime Minister। ठीक है, President has to exercise his power and function with aid and advice of Council of Minister headed by प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये इनका अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट काफी बड़ा है। ठीक है, फिर क्या है? एस्टिमेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट पर्टिकुलर, अच्छा, आर्टिकल 53, 74 और 75 के केस में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 53 है। फिर देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू अवॉइड टू एड इन एडवाइस प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ठीक है, आर्टिकल 74 है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा। ठीक है, दिस प्रोविजन इज द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसको 44th अमेंडमेंट में चेंज किया गया था और कहा कि नहीं, 44th अमेंडमेंट में क्या लाया गया था? रिक्वायर्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर सच एडवाइस आइदर जनरली और अदरवाइज। ठीक है, हाउएवर ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस tendered after such reconsideration। The other words, the president may return a matter once for reconsideration। अच्छा, मतलब जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट था उसमें कहा था कि मतलब जो भी एडवाइस दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर द्वारा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, वो उनके लिए प्रेसिडेंट पर बाउंड होगी कि उस पर एक्ट करें। ठीक है, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था उसमें एक और लाइन जोड़ी गई कि वो रिकंसिडरेशन के लिए दे सकते हैं, लेकिन अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए फिर से आया तब उनको उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि जैसा वो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रही है। ठीक है, 1997 में के आर नारायण जो प्रेसिडेंट थे तो उनको रिकमेंड किया गया था कि प्रेसिडेंट रूल लगाएं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रेसिडेंट रिटर्न द मैटर टू द रिकंसिडरेशन फॉर कैबिनेट विच देन डिसाइडेड नॉट टू मूव अहेड इन द मैटर। ठीक है, तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट अंडर कल्याण सिंह वाज सेव्ड। अच्छा, फिर 1998 में केस उल्टा पड़ा और मतलब President K. R. Narayan returned a recommendation of cabinet that sought the imposition of the recent rule in Bihar. After a couple of months, the cabinet re-advised the same. It was only then that president's rule was imposed in Bihar in February 1999। ठीक है, though the president had no constitutional discretion, he has some situational discretion। जैसे कि मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, गवर्नर के पास है। ठीक है, याद रखना, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ठीक है,
कौन कौन से केसेस में मतलब जो प्रेसिडेंट है उनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन पावर है, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन अराइज आएगी जहाँ पे उन्हीं को वो काम करना होगा, उन्हीं उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। कौन सी है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा और व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। फिर डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। फिर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। इन तीन केसेस में सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एट अ ग्लांस, अच्छा ये सारे आर्टिकल्स हैं, देखो 52 से शुरू है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर, ये सारे बात हमने देख ली, ठीक है। 143 तक, 143 में कौन सा? प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब रेफरेंसेस में कुछ खास तो मिलेगा नहीं, जानते क्या? 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है इसमें? एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मींस पॉपुलेशन एज असर्टेड बाय 1971 until the relevant figure census taken 2000, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल व्हेन द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन मई 1969, देन प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वीवी गिरी वाज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। सून वीवी गिरी रिजाइंड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एम हिदायतुल्लाह वर्कड एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट फॉर 20 फ्रॉम 20 जुलाई टू 24 अगस्त। सही है। देखो इसमें ये केस था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी, तो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। अब वीवी गिरी ने रिजाइन दे दिया, उनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था, ठीक है। तो मतलब प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है, तो चीफ जस्टिस जो थे उस समय एम हिदायतुल्लाह, वो जो है ऑफिसिएटिंग प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। इकलौता केस है शायद अभी तक अपने यहाँ ऐसा। और क्या है? टू प्रेसिडेंट्स डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली हैव डाइड ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। अभी तक दो प्रेसिडेंट मरे हैं अपने ऑफिस में। वीटो इज अ लैटिन वर्ड, कैन, जिसका मतलब था फॉरबिड, ठीक है। डीसी वाधवा केस बिहार 1987, ठीक है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हम बाद में शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।